नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बीता हफ्ता उत्तराखंड के लिए कई मायनों में बेहद अहम रहा। अव्वल तो यही कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के 25 साल पूरे हुए, जिस उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार ने कई भव्य कार्यक्रम आयोजित करवाए। विधानसभा का विशेष सत्र हुआ, देश की राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक उत्तराखंड आए, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, कहीं मैराथन आयोजित हुई, कहीं कॉमेडी शो आयोजित किए गए और कहीं सम्मान समारोह आयोजित हुए। इनमें कुछ बेहद सार्थक आयोजन रहे तो कुछ में घबरोल भी खूब मची और कई वाजिब सवाल भी खड़े हुए। जो कुछ अच्छा हुआ उनमें से एक तो यही है कि राज्य के 2 ऐसे आंदोलनकारी जो राज्य आंदोलन के दौरान इस कदर चोटिल हुए थे कि हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर आ गए, उन्हें मिलने वाली पेंशन को सरकार ने कुछ हद तक बढ़ा दिया है। इन दोनों आंदोलनकारियों की आपबीती हमने विस्तार से 12 मासा के इस कार्यक्रम में दिखाई थी और एक्स्ट्रा कवर के पिछले एपिसोड में भी ये बात उठाई थी कि उत्तराखंड राज्य के लिए जिंदा शहीद बन जाने वाले इन आंदोलनकारियों के बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इन्हें मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा और इन्हें एक मेडिकल अटेंडेंट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। कुछ देर से ही सही, लेकिन इस सकारात्मक कदम को उठाने के लिए मुख्यमंत्री धामी को साधुवाद। इस दौरान अन्य आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन में भी कुछ बढ़ोतरी की गई है, लेकिन दूसरी तरफ कई राज्य आंदोलनकारी इस बात के लिए नाराज भी रहे कि रजत जयंती उत्सव के मौके पर उनकी अनदेखी की गई और उन्हें याद भी ऐसे किया गया जैसे सिर्फ खानापूर्ति के लिए किया जा रहा हो। कई आंदोलनकारियों ने वाजिब सवाल भी उठाए कि 25 साल बाद भी उत्तराखंड के मूलभूत सवाल उतने ही बड़े और विकराल हैं जितने राज्य आंदोलन की मांग के दौरान थे, और ऐसे में रजत जयंती उत्सव सिर्फ एक प्रतीक भर है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी उत्तराखंड आए और उन्होंने भाजपा की उपलब्धियां गिनवाने के साथ ही कुछ अहम बातें भी कही। इन बातों पर अभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि मोदी जी ने क्या क्या बातें कही और क्या क्या बातें नहीं कही जो कही जानी जरूरी थी। लेकिन उससे पहले थोड़ी चर्चा विधानसभा के विशेष सत्र की, जो इस बार काफी सुर्खियों में रहा। इस विधानसभा सत्र की कार्यसूची ये थी जिसमें औपचारिक संबोधनों से इतर विशेष यही था कि राज्य स्थापना के 25वें रजत जयंती वर्ष के दृष्टिगत राज्य की प्रगति एवं भविष्य के रोड मैप के संबंध में विशेष चर्चा होनी थी। ये चर्चा हुई भी और इसमें घपरोल भी कम नहीं मचा। एक तरफ इस चर्चा में राज्य के कुछ मौलिक सवाल फिर से प्रासंगिक हुए तो दूसरी तरफ ये बात भी कई विधायकों के माध्यम से सामने आई कि राज्य में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। लेंदु छेंच घूस भेजी सब बिजड़ दिन पर झूठ क्यों बुन, कभी लेंदु नहीं दिखे वाली तर्ज पर घूसखोरी कई दशकों से चर्चा में रही है। लेकिन इस बार विधायकों ने सदन में साफ साफ ये बोला कि भ्रष्टाचार अब इतना बढ़ चुका है कि विधायक निधि में भी बिना कमीशन के काम नहीं होते। बिजोग पड़ने वाली बात यह है कि सदन में इस बात के बार बार उठने के बाद भी इस पर लगाम लगाना सरकार की प्राथमिकताओं में कहीं से कहीं तक नहीं है। हर विभाग में घूसखोरी और हर काम में कमीशन, ये अब इतना सहज बना दिया गया है कि लोगों को चौंकाता तक नहीं, और सरकारों ने इस पर ऐसी बेशर्मी ओढ़ ली है कि धीरे धीरे जनता ने भी अब मान लिया है कि ये भ्रष्टाचार तो हमेशा यानी सदन ही बना रहेगा। इस विशेष सत्र का एक बेहद अहम पहलू ये भी रहा कि इसमें मूल निवास के मुद्दे पर भी खूब चर्चा हुई और पहाड़ी बनाम मैदानी का ध्रुवीकरण भी चर्चा में बार बार उभरता रहा। ये सीधा सीधा संकेत है कि पिछले कुछ समय से उत्तराखंड के युवाओं ने जो आंदोलन किए हैं उनका असर अब इतना तो हो ही चुका है कि सदन में बैठने वाले प्रतिनिधि बेचैन होने लगे हैं। ये इस बात का भी संकेत है कि कांग्रेस भाजपा की परंपरागत राजनीति वाले इस प्रदेश में उत्तराखंड क्रांति दल का दखल खत्म नहीं हुआ है। यूकेडी का वोट शेयर भले ही लगातार गिरते गिरते नेपथ्य में जा पहुंचा हो, लेकिन लोगों के दिलों में ये नाम आज भी इतना मजबूत तो है कि आशीष नेगी जैसे युवाओं ने जरा सी सक्रियता दिखाई और यूकेडी जैसे फिर से सांस लेने लगी। ये उठकर खड़ी हो सकेगी और दौड़ लगाकर कांग्रेस भाजपा को पछाड़ देगी। इसकी संभावनाएं भले ही बहुत सीमित और बहुत कम नजर आती हों, लेकिन ऐसा होना असंभव नहीं है, इतना भी नजर आने लगा है। पहाड़ के जो मुद्दे बीते कुछ समय से उत्तराखंड के युवा लगातार सड़कों पर उठा रहे थे, वही मुद्दे अब सदन में उठ रहे हैं। ये भी इन युवाओं की एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ लेकिन सबसे अहम यह है कि पहाड़ के मुद्दों को पटरी से उतारने के लिए पूरे विमर्श को पहाड़ी बनाम मैदानी की संकीर्ण लड़ाई में ढाल देने की भी कोशिश कई लोग कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो मुद्दे फिर से गौण हो जाएंगे और नाम की राजनीति उन्हें निगल जाएगी।
बहस उतनी ही हल्की रह जाएगी जितनी इस बार सदन में भी नजर आई कि एक विधायक कहेगा कि टिहरी विस्थापितों को हरिद्वार से निकालकर वापस पहाड़ भेज दो और दूसरा जवाब देगा कि हम गंगा का पानी टिहरी में ही रोक देंगे। इस तरह की तू में मुद्दों को पीछे धकेलते हुए ध्रुवीकरण की नई राह तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा मुफीद काम करेगी। हिंदू, मुस्लिम, ठाकुर, ब्राह्मण, गढ़वाल, कुमाऊं की तरह एक और वर्टिकल खड़ा हो जाएगा पहाड़ी बनाम मैदानी, जिस पर सवार होकर कुछ और लोग अपनी अपनी पसंदीदा कुर्सियां लौफिया लेंगे, जबकि मुद्दे वहीं रह जाएंगे जहां सालों से हैं, यानी खाड़ुन। बहरहाल बीते पूरे हफ्ते एक तरफ सरकारी आयोजन होते रहे जिनमें सब मीठी मीठी बातें हुई, तो दूसरी तरफ पहाड़ के लगभग हर कोने में अव्यवस्थाओं से त्रस्त हो चुके लोग सड़कों पर नजर आए। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ऑपरेशन स्वास्थ्य वाले पदयात्री इस दौरान चौखुटिया से चलकर देहरादून पहुंचे। चंबा में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। ऋषिकेश में शराब के ठेके के खिलाफ विरोध जारी रहा। बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर मुखर रहे। पुलिस भर्ती से लेकर कई अन्य परीक्षार्थी नियुक्ति के इंतजार में रहे और पहाड़ की जो स्थिति है वो तो क्या बुन तब वाली बनी ही हुई है। इस सबके बीच सरकार बहादुर की प्राथमिकताएं कैसी हैं, इसकी बानगी भी इस बार विधानसभा में दिखी, जब मंत्री सुबोध उनियाल ये कहते नजर आए, बल पहले मेरी विधानसभा के लोग शराब लेने दूर दूर जाते थे और इसके चलते पिछले कुछ सालों में 11 लोगों की मौत एक्सीडेंट में हो गई। उनके कहने का आशय यही था कि इसीलिए हर थोड़ी दूरी पर शराब के ठेके खुलना एक अच्छी बात है। कांडे ऐसे लगे हुए हैं कि उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने सड़कें अच्छी क्यों नहीं की, अस्पताल दुरुस्त क्यों नहीं किए, और सबसे ज़रूरी तो ये है कि आपने कानून व्यवस्था ही क्यों नहीं सुधारी कि लोग शराब पीकर वाहन चलाते रहे, मरते रहे, लेकिन उनमें कानून का कोई डर नहीं रहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से सिर्फ चालान ही नहीं होता, जेल भी हो सकती है। इसमें से कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि इसे आधार बनाकर ठेके नज़दीक कर दिए गए। वाह! इस बहाने आप सरकार की प्राथमिकता, उसकी कार्यशैली और उसके विकास की परिभाषा का पूरा दर्शन समझ सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे की, जिसके कई आयाम हैं। इस पर तो काफी चर्चा हो चुकी है कि प्रधानमंत्री के आने पर किसे बुलाया गया, किसे नहीं बुलाया गया, किस भाजपा नेता को देखकर गिच्ची टेढ़ी कर दी गई, किसे अहमियत दी गई, और ऐसी ही बहुत चर्चाएं खूब हो चुकी हैं। चर्चा इस पर भी काफी हो चुकी है कि कैसे प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ बढ़ाने के लिए अलग अलग कॉलेजेस को बाकायदा निर्देश दिए गए कि आपको कितने कितने छात्र वहां भेजने हैं। इस बीच एक निजी कॉलेज के नाम से एक लेटर भी खूब वायरल हुआ, जिसमें लिखा था कि मोदी जी की सभा में जाने के लिए छात्रों को इंटरनल एग्जाम्स में 50 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। हालांकि कॉलेज ने साफ किया कि यह लेटर फेक था और ऐसा कोई भी आदेश कॉलेज ने जारी नहीं किया था। लेकिन यह बात तो सही है कि अलग अलग शिक्षण संस्थानों से छात्रों को सभा में बुलवाया गया था और ऐसा कोई पहली बार भी नहीं किया गया, बल्कि यहाँ तो बात सीधे प्रधानमंत्री के दौरे की थी। केंद्र का जब कोई भी मंत्री या भाजपा अध्यक्ष उत्तराखंड आते हैं तो कोई ज़रा अपने आसपास के किसी भी खंड विकास अधिकारी से पूछिएगा कि उनके लिए कितनी बड़ी आफत लेकर आते हैं। उन्हें अलिखित आदेश दिए जाते हैं कि उन्हें कितने कितने गांवों से कितने कितने लोगों को खगोड़ खगाड़ के लाना है और मंत्री जी की सभा में थरपा देना है। इस पर कभी और विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आने से जुड़े उस सबसे ज़रूरी पहलू की जिस पर सबसे कम चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने स्थापना दिवस पर आधे घंटे का जो वक्तव्य दिया उस पर बेहद कम बात हुई भी तो बस ये कि कैसे प्रधानमंत्री ने इस वक्तव्य में गढ़वाली वाक्य बोलकर बहुत कुछ फरका दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड आकर क्या क्या बोला, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उत्तराखंड बनाने का श्रेय भाजपा को देते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी बात की शुरुआत ही इससे की कि कैसे डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के लिए दिन रात काम कर रही है। भाजपा की तारीफ के बाद उन्होंने उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और फिर कुछ आंकड़े गिनवाए जिन्हें सुनकर लगता है कि उत्तराखंड ने काफी तरक्की ऑलरेडी कर ली है। तरक्की की भी है, लेकिन ये आखिर हुई किसकी है, इसे अब उन आंकड़ों के साथ जानते हैं जो प्रधानमंत्री ने नहीं बताए। मसलन मोदी जी ने ये तो बताया कि कैसे आज से 25 साल पहले उत्तराखंड का जो बजट सिर्फ 400 करोड़ रुपए था वो आज बढ़कर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस बजट की बंदरबांट कैसे हो रही है और इसकी मलाई असल में कौन चाट रहा है। कौन है जो इस बजट में हजारों करोड़ सिर्फ अपनी छवि चमकाने में पुगा देता है और कौन है जो जनता के इस बजट का बड़ा हिस्सा कमीशन में ही सपोर्ट जाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 25 सालों में प्रदेश में बिजली उत्पादन 4 गुना बढ़ चुका है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भाजपा की ही सरकार में पन बिजली योजनाओं में कितना भ्रष्टाचार हुआ। इन परियोजनाओं ने आपदाओं को बढ़ाने में जो भूमिका निभाई उसमें कितने लोग मारे गए,
कितने लोग इनके चलते ऐसे विस्थापित हुए कि आज तक स्थापित नहीं हो पाए, और कैसे विद्युत परियोजनाओं ने हिमालय के संवेदनशील इलाकों को भी प्रभावित किया। उन्होंने ये बताया कि 25 साल में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई दोगुनी हो चुकी है, लेकिन ये नहीं बताया कि इतने बड़े सड़क निर्माण से जो मलबा निकला वो आखिर कहाँ गया। कैसे उस मलबे ने नदियों की मारक क्षमता को इतना बढ़ा दिया कि नदियां काल बनकर कई कस्बों को निगल गई। पहाड़ों के दरकने की दर भी सड़कों की लंबाई के साथ साथ किस कदर बढ़ती चली गई, ये उन्होंने नहीं बताया। प्रधानमंत्री ने गिनवाया कि बीते 25 साल में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 10 गुना बढ़ी है, और मेडिकल कॉलेज जो पहले सिर्फ 1 हुआ करता था आज 10 हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मेडिकल कॉलेजों से जो डॉक्टर निकल रहे हैं वो आखिर जा कहाँ रहे हैं। क्यों पहाड़ में आज भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं? क्यों आज भी पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की इतनी दुर्गत है कि वहां अस्पताल सिर्फ रेफर करने भर का ही काम कर पाते हैं? और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मेडिकल कॉलेज भले ही 10 खुल चुके हों, लेकिन प्रदेश का कोई भी मंत्री, विधायक या अधिकारी जब बीमार होता है तो इनमें से किसी में भी नहीं जाता, बल्कि किसी प्राइवेट अस्पताल में पाया जाता है। उत्तराखंड में भयंकर विकास हुआ है, ये प्रधानमंत्री ने इन्हीं आंकड़ों के बल पर स्थापित करने की कोशिश की। और फिर गढ़वाली में उन्होंने कहा, पहली पाणो चढ़ाई विकास है बाट कैल रोक दे छाई, अब वही बटी नई बाट खुलन लगली। इसके बाद प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में आने वाली परियोजनाओं और भविष्य को लेकर भी काफ़ी बातें कही, जिनमें से ज़्यादातर सच में उम्मीद जगाने वाली भी हैं। मसलन उन्होंने सेब और किवी के उत्पादन की बात कही, और ये भी कहा कि सरकार अब इसके लिए डिजिटल अनुदान देने जा रही है। ये अच्छी बात है, लेकिन हकीकत ये भी है कि प्रदेश में हॉर्टिकल्चर में जमकर घोटाले हुए हैं और हो रहे हैं। ऐसी कई योजनाएं कागजों में बेहद खूबसूरत होते हुए भी हकीकत में सिर्फ कमीशन सपोर्टने का माध्यम बनी हुई हैं। और कई योजनाएं तो ऐसी हैं जिनमें सरकार ने ही उन लोगों को ठगा हुआ महसूस करवा दिया है जिन्होंने सरकारी योजनाओं के भरोसे अपना पैसा दांव पर लगाया था। सोलर सब्सिडी का ही उदाहरण हमारे सामने है, जिसे सरकार ने तब रद्द कर दिया जब हजारों लोग इसमें निवेश कर चुके थे। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी जिक्र किया कि आने वाले 25 सालों के लिए उत्तराखंड का विजन क्या होना चाहिए, और इसमें उन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि प्रदेश अगर ठान ले तो अगले कुछ सालों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में योग केंद्र, आयुर्वेदिक केंद्र, होम स्टे और इन सभी का एक कंप्लीट पैकेज बने। इस दिशा में हम सोच सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हम विदेशी पर्यटकों को खूब आकर्षित कर पाएंगे। ये सही सुझाव है, बशर्ते ये सच में पहाड़ की विधानसभाओं में मजबूती से लागू किया जाए। उन्होंने विकास के विकेंद्रीकरण को लेकर एक अहम बात यह भी कही कि उत्तराखंड का हर वाइब्रेंट विलेज खुद में एक छोटा पर्यटन केंद्र बने, वहाँ होम स्टे बने, स्थानीय भोजन और संस्कृति को बढ़ावा मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि जब विदेशी पर्यटक एकदम घरेलू माहौल में डुबके और चुड़कानी खाएंगे तो उन्हें कितना आनंद आएगा। ये बात 100% सही भी है, लेकिन सवाल ये है कि पिछले इतने सालों में इस दिशा में ईमानदारी से कितना काम हुआ। सभ्य धाड़ी देहरादून वाली अप्रोच से हमारे नेता लोग बाहर निकल पाएं, तब तो पहाड़ के दूरस्थ गाँव को वाकई वाइब्रेंट बनाने की दिशा में वो कोई काम कर पाएंगे। उत्तराखंड में पर्यटन की छिपी हुई संभावनाओं को भी एक्सप्लोर करने की बात प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जितने मेले होते हैं उन्हें वर्ल्ड मैप पर लाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल जैसा कोई अभियान चलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री का ये सुझाव भी वाकई कमाल का है, लेकिन सवाल फिर से वही कि पिछले 8 साल से प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है और उसमें दूसरा इंजन खुद मोदी जी की सरकार ने लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे सुझाव सिर्फ भाषणों तक ही क्यों सिमट कर रह जाते हैं। काश प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस भी व्यक्ति ने यह भाषण तैयार किया था वो व्यक्ति उत्तराखंड सरकार के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए भी तैयार हो और उसी से ऐसा कुछ करवाया भी जाए तो प्रदेश का कुछ भला हो। प्रधानमंत्री ने पहाड़ी जिलों में फलों के उत्पादन की संभावनाओं पर भी बात की, जो सच में उम्मीद जगाती है, लेकिन उम्मीद फिर रामगढ़ की स्थिति देखकर टूट भी जाती है, जहां फलों का जो उत्पादन पहले होता था अब वो भी स्वाहा वाली स्थिति में आ चुका है। ऐसी ही स्थिति प्रधानमंत्री के विंटर टूरिज्म वाले सुझाव की भी है। हालांकि इस दिशा में कुछ बढ़िया काम भी हुए हैं और कुछ ऐसे आयोजन भी जिनसे आगे के लिए उम्मीद बनती है, जैसे हाल ही में आदि कैलाश में हुई मैराथन, जो सच में एक अच्छी पहल है। हमारे पहाड़ में ऐसी सैकड़ों जगह हैं जहां सर्दियों में विशेष तौर से पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है, और इस तरह से किया जा सकता है कि वहां पर्यटन बढ़ने के साथ साथ लोकल इकोनॉमी विकसित हो सके। लेकिन हकीकत में होता यह है कि ऐसी जगहों पर भी स्थानीय लोगों के होम स्टे कम और बड़े बड़े ग्रुप्स के आलीशान होटल ज़्यादा नजर आने लगते हैं। सरकार और नेता भी इन्हीं बड़ी इमारतों के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, क्योंकि कमीशन का मीठ भात
उनमें ही ज़्यादा स्वादिष्ट पकता है। प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया कि उत्तराखंड के 15 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। सवाल लेकिन फिर से वही है कि इन 15 उत्पादों को पहाड़ों में रहने वाले लोग कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और क्या मौजूदा सरकार ऐसा माहौल बना पाई है कि पहाड़ में रह रहे लोग इन 15 उत्पादों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हो पाएं। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में जो बातें कही, विशेष तौर से उत्तराखंड के भविष्य को लेकर, उनमें कई बातें और योजनाएं सच में प्रभावी हैं, बशर्ते उन्हें लागू करने में प्रदेश सरकार की मंशा ठीक और सधी हुई हो। लेकिन 100 की एक बात फिर से वही है कि कहना तो आसान होता है कि हम भौंकुच फरकारने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में भौंकुच कभी फरकता नहीं। वो इसलिए भी नहीं फरकता क्योंकि सरकार की प्राथमिकताओं में बड़ा कमीशन सबसे अहम रहता है। जैसे मौजूदा सरकार में शराब और खनन से आने वाला राजस्व और कमीशन है। कई साल पहले आई बॉलीवुड फिल्म नायक का एक सीन है जिसमें अमरीश पुरी अपने मंत्रिमंडल के एक मंत्री से पूछते हैं कि अमुक कार्य से एक दिन में कितना राजस्व मिलता है। जवाब में मंत्री जी वापस सवाल करते हैं कि किसे, हमें या सरकार को। ये सवाल ही असल में मंत्रियों के अप्रोच की बॉटम लाइन कही जा सकती है। हर परियोजना में अधिकारी से लेकर मंत्री तक के लिए सबसे अहम सवाल ही ये होता है कि इससे हमें क्या और कितना मिलेगा। राज्य को जो मिलना हो वो तो बाद में देखी जाएगी। इसलिए गिनवाने के लिए उत्तराखंड के पास कुछ कम नहीं है। आलीशान अस्पताल हैं, टॉप के स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, आंकड़े हैं जो संख्या में बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरा पहाड़ है जो दुखों का भी पहाड़ है और जिस पर हीरा सिंह राणा जी की पंक्तियां आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं कि त्योर पहाड़ म्योर पहाड़, रह दुखों को ड्योर पहाड़। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो चैनल की पेड मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा या हमें सुपर थैंक्स का बटन दबाकर सहयोग कीजिएगा। आपके समर्थन से जो मीडिया की आवाज़ें खड़ी होंगी वो किसी भी सरकार या राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि आपके पक्ष में बुलंद होंगी। हमारे चैनल की यूट्यूब पर न्यूनतम सदस्यता 100 रुपये प्रति माह से भी कम है। आप ज्वाइन का बटन दबाकर अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी प्लान चुन सकते हैं और हमें मजबूती दे सकते हैं। बाकी अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमन या पैलाग, नमस्कार।